नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे G7 की, जो अभी फ्रांस में एवियालेबी शहर में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में। और उसके बारे में इसलिए कि उसका जो प्रभाव है पूरे विश्व में पड़ेगा। और उसमें जो बातचीत हुई है 15 से 17 जून 2026 के बीच में ये आयोजित हुई। और इसमें सारे देश करीब करीब शामिल थे। भारत को भी बुलाया था, भारत भी इसमें गया था। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, उसको मेंबर नहीं बनाया है, लेकिन विशेष अतिथि के रूप में उसको बुलाते हैं। कनाडा में भी बुलाया था, फ्रांस में भी बुलाया है, और वो दोनों जगह गया। दोस्तों, पूरी बात करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं आपसे कि ये मैं बता दूं आपको कि हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। और मेरा नाम हिम्मत सेठ है। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने का मौका देंगे, अवसर देंगे। तो दोस्तों, ये जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें फोकस में था विश्व आर्थिक असंतुलन, यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स, प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इस पे हम बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ। सबसे पहले तो बात करते हैं, वहां पर महत्वपूर्ण बात ये हुई कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर चर्चा हुई। और G7 देशों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को दोहराया दोहराया तथा रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नए प्रतिबंधों पर सहमति व्यक्त की। यूक्रेन में ही लंबी दूरी की मिसाइल और वायु परीक्ष रक्षा प्रणालियों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन का भी समर्थन किया गया। और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है दरअसल में, उसके ऊपर भी बात हुई। और अमेरिका ईरान समझौते तथा हॉर्मुज जलडब्बू मध्य की सुरक्षा पर चर्चा हुई। ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता। G7 नेताओं ने विनिमय दरों पर पुराने समझौते बनाए रखने और ऊर्जा भंडार रिजर्व मजबूत करने का संकल्प दोहराया। चीन पर निर्भरता कम करने की भी बात हुई। चीन पर लिथियम कोबाल्ट रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता है, उसको कम करने की बात की गई। और एक नई आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की बात कही। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर भी बात हुई है। AI के विकास और नियम का व्यापक प्रचार हुई। कई तकनीक कंपनियों के प्रमुखों ने लोकतांत्रिक देशों के बीच साझा मानव विकसित करने और AI सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की वकालत की। प्रवासन, मादक पदार्थ तस्करी और डिजिटल सुरक्षा पर भी बातचीत हुई। और भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण रहा, ये इसमें खास बात है कि G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रित देश के रूप में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। भारत के व्यापार, AI, वैश्विक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यदि एक वाक्य में कहें तो सम्मेलन में तीन बड़े विषय के इर्द गिर्द रहा: रूस पर दबाव और यूक्रेन को समर्थन, ऊर्जा और वैश्विक आर्थिक स्थिरता, तथा नई तकनीकों के लिए वैश्विक नियम। हालांकि सम्मेलन में कई संयुक्त घोषणाएं हुई, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के, चीन पर निर्भरता और पश्चिमी एशिया के संकट जैसे मूल विवादों का कोई निर्णायक समाधान नहीं निकला। G7 देशों के मुख्यतः समन्वय और साझा रणनीति पर सहमति दिखाई। ये तो खैर ठीक है कि अ, रूस और यूक्रेन के युद्ध पर काफी चर्चा हुई, क्योंकि यूरोप और अमेरिका दोनों ही उसमें इन्वॉल्व हैं। और सचमुच कहा देखा जाए तो यूक्रेन के
को फेस फेस बना करके, यूक्रेन को आगे करके, और अमेरिका और यूरोपीय देश ही उस युद्ध को लड़ रहे हैं। इसलिए उसके ऊपर बात करना तो ठीक है, इनका बनता ही है कि भाई हम लोग जो है कैसे उसको निपटें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि G7 के नेताओं ने अमेरिकी ईरान समझौते का समर्थन तो किया, लेकिन उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि यदि उन्हें समझौता पसंद नहीं आया तो वे फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि समझौता अभी भी अस्थायी और अनिश्चित है। सुरक्षा के लिए यूरोप के देश काफी हद तक अमेरिका और नाटो पर निर्भर हैं, लेकिन ऊर्जा, व्यापार और मध्य पूर्व की स्थिरता के मामले में उनके हित हमेशा अमेरिकी हित के से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। इसलिए यूरोपीय नेता खुलकर टकराव नहीं करते, बल्कि चिंता व्यक्त करते हैं, संयम की अपील और कूटनीतिक समाधान जैसी भाषाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन G7 देशों के इस सम्मेलन में ईरान और अमेरिका का जो समझौता हुआ उसे अंतर्राष्ट्रीय वैधता दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो समझौता अपने आप में अभी अधूरा है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर साइन नहीं हुए, डिजिटल साइन हुए, उसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ये है कि अमेरिका ईरान अमेरिका ईरान समझौता इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इजराइल पर अमेरिका कितना दबाव डाल सकता है और क्या उसको इन हमलों से रोक सकता है। अभी भी इजराइल जो है हमले कर रहा है, और लेबनान पर ड्रोन से हमले कर रहा है, और ईरान उससे काफी खफा है। और ईरान दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य तैनाती जारी रखने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है। इसका मतलब है कि वाशिंगटन का प्रभाव अभी भी है, लेकिन कितना रहेगा, वो मानेगा या नहीं मानेगा, इस पर बहुत संशय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका में जो यहूदियों की जो लॉबी है वो इसको एक्सेप्ट करेगी क्या? क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है और वो इसराइल का ही साथ देती है तो ट्रंप साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप साहब, क्योंकि वहां पर अमेरिका का पूरा प्रशासन, बल्कि अमेरिका की पूरी राजनीति वो लॉबी ही नियंत्रित करती है। इसलिए ये देखा जाएगा, मतलब ये संभावना है कि इसराइल से में सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो अमेरिका शायद उस राजनीतिक और सैन्य समर्थन अ, जारी रखेगा या बंद करेगा। ये एक बड़ा सवाल है। और ईरान समझौते का पालन करता है और फिर भी क्षत्रिय युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका के सामने इसराइल को रोकने का दबाव यूरोप के खाड़ी देशों और वैश्विक बाजारों में पड़ेगा। अमेरिका इजराइल का साथ तो नहीं छोड़ेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन इजराइल को सीमित रखने का भी एक ठोस कारण मौजूद है। ईरान के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अ, सभी मोर्चों पर युद्ध बंदी की घोषणा की बात कही है। सभी मोर्चों का मतलब है लेबनान पे, गाजा पे और हूती पे। गाजा मतलब हमास, हमास, हूती और हिजबुल्ला, इन तीनों पे किसी तरह के हमले नहीं होंगे। इराक पर, इराक के मिलिशिया पर हमला नहीं होगा, और ईरान पर हमला नहीं होगा। अगर ये शर्त नहीं मानी जाती है तो ये समझौता नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। और जिस तरह से बम्बार्डमेंट शुरू हो गया है उससे और ज्यादा लगता है कि ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। वैसे भी अमेरिका के ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो साइन तो, MOU साइन तो कर लेते हैं लेकिन उसको तोड़ भी देते हैं। और ईरान तो बहुत अच्छी तरह से जानता है इस बात को, उसके साथ तो कितनी बार धोखा हुआ है। ईरान और बाइडन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन से जो समझौता हुआ उसको एक तरफा ट्रंप ने नकार दिया, कोई कारण नहीं था इसका, और फिर हमला कर दिया। और अपने ईरान के सुप्रीम लीडर अयत अली खोमेनी को जो है एसेसिनेट कर दिया, मार, उनकी हत्या कर। तो इसलिए ईरान
ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें अमेरिका पर शून्य भरोसा है और वे दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। फिर भी ये जो बातचीत हुई है, इससे ईरान को बड़ा फायदा होने वाला है, और ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आया है, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे युद्ध के मैदान हो, सभी जगह। और अगर ये डील हो जाती है और फिर भी इजराइल हमला करता है लेबनान पे, तो ईरान चुप नहीं रहेगा। ईरान उसका जवाब देगा, और जवाब इतना सटीक होगा कि इजराइल शायद बाद में कभी हमला करना की सोचे। तो ये जो स्थिति बनी है फ्रांस के G7 के सम्मेलन के बाद, वो हमारे सामने है। मुझे लगता है कि कल जेनेवा में जो हस्ताक्षर होने हैं, उस पे अभी भी संशय है, और डील होगी कि नहीं होगी पक्के तौर पे कोई नहीं कह सकता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।